विचारधारा से प्रेरित होकर हमने शुरुआत करी और इसका जो लक्ष्य है ये था कि आज रोड पे जितने भी बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और आज भारत पूरी तरीके से चिकित्सा के चुंगल में विदेशी जो मेडिकल माफिया हैं उनके चुंगल में फंसा हुआ है। बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं, जैसे जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस चुंगल से आज़ाद करवाना, वैसे भी आज़ादी का अर्थ मात्र अंग्रेजों का यहाँ से चले जाना नहीं था। आज़ादी का सही अर्थ था कि अंग्रेजों की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी समाप्त हो और उनके स्थान पर स्वदेशी व्यवस्था लागू हो। तो इसीलिए दूसरा जो लक्ष्य निर्धारित किया कि पूरे भारत को निरोगी करना और भारत के बाद विश्व को निरोगी करना, और उसका एक ही मार्ग है ज्ञान। हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करना, जिससे कि लोग बीमार ना हो, वो घर घर जाके जागरूकता दें। और इसी कड़ी में ईश्वर की कृपा से 2 बार पूरे भारत में सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक करने का सौभाग्य इस गुरुकुल को मिला। और पहली बार पिछले 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार कैंसर के ऊपर ईमानदारी से किसी ने ये दिखाया, किसी संगठन ने ये दिखाया कि हमने इतने कैंसर रोगी ठीक किए, रिपोर्ट के साथ, रोगियों का पता और मोबाइल नंबर के साथ। अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे थे, भले ही वो आयुर्वेद के नाम से हो या फिर प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पे या एलोपैथी के नाम पे, किसी भी पैथी के नाम पर सिर्फ समाज को बरगलाने का काम किया जाता था। बहुत सारे वैद्यगण अलग अलग प्रकार के दावे करते थे। कोई 50,000 कैंसर रोगी ठीक करने का दावा किया, किसी ने लाख किया, किसी ने 20,000 किया। लेकिन जब धरातल पे पहली बार प्रतियोगिता हुई तो 20 से अधिक कैंसर रोगी ठीक करने वाले उंगलियों पे थे। और जब दूसरी बार दिल्ली में प्रतियोगिता हुई तो लगभग 137 लोग पूरे भारत से आए जिन्होंने कैंसर को ठीक किया। और उसमें अधिकतम 466 का आंकड़ा राजीव दीक्षित गुरुकुल ने प्रस्तुत किया। और उसके बाद बाकी जो बचा वो सब 466 भी पार नहीं कर पाया। हमें बूंद के समान ज्ञान है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से हमारा जो लक्ष्य है कि सच को समाज के सामने लेके आना। कैंसर की अगर मैं बात करूं तो सभी रोगियों को हम ठीक नहीं कर पाते हैं, लगभग 50 से 70% ही रोगियों को बचा पाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा भारत में 70 साल पुरानी जो संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद का काम कर रही है उनसे भी कहीं अधिक है। ये हमने उस सेमिनार के माध्यम से सिद्ध किया। आगे भी हम इस तरीके की सेमिनार, सच दिखाने वाली प्रतियोगिता निरंतर जारी रखेंगे, जिससे कैंसर के विषय में ये पता चल सके कि वास्तव में परिणाम क्या है, क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है और रोगी को अधिक समय मिलता नहीं है। तो अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग पेशेंट भी आते हैं, उनके साथ अभिभावक भी आते हैं। अगर कोई गुरुकुल के लिए कोई सेवा करना चाहे तो किस प्रकार, किस माध्यम से करना? देखो, वर्तमान समय में सेवा शब्द दुनिया का सबसे झूठा शब्द है। मुझे तो इस शब्द से कई बार नफरत सी होने लगी है। मेरे यहाँ पे लगभग 16-17 ऐसे सेवक आ चुके हैं जो कैश के ऊपर वित्तीय गड़बड़ी कर चुके हैं। मुझे तो कोई ईमानदार बहुत रेयर व्यक्ति मिला है, तो मैं किसी को भी सेवा करने के लिए आमंत्रित नहीं करूँगा। मैं कहूँगा आप अपना वेतन लो और अपना कार्य करो। हाँ, किसी को सेवा करनी है तो गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गाय है यहाँ पर। किसी को सहयोग करना है, आर्थिक रूप से सहयोग करना है, तो हमारे अलग अलग प्रकल्प चलते हैं, उनमें वो सहयोग कर सकते हैं। लेकिन बिना शर्त के हमें सहयोग चाहिए, कोई कंडीशन किसी से नहीं चाहिए। आने वाले समय में कैंसर का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है 100 एकड़ भूमि में मध्य प्रदेश में, जिसमें भारत के सभी वैद्यगण मिलके अपना ब्रेन लगा के तपस्या करके और कैंसर के ऊपर कुछ प्रभावी, जितना हम कर पाए उससे भी अधिक कुछ प्रभावी, क्योंकि इस राष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, बहुत पवित्र वैद्य हैं। लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो वैद्य हैं वो बहुत कम ऐसे वैद्य हैं जो पवित्र हैं, जो प्रचार प्रसार में नहीं है। उन वैद्यों के पास ज्ञान भी है और पवित्रता भी है। तो हमारे संगठन का लक्ष्य भी है कि ऐसे वैद्यों को आगे लेके आना, और जो सेवा के रूप में या सहयोग के रूप में जो करना चाहे वो इस प्रोजेक्ट में दान के रूप में दे सकता, अनकंडीशनल। हमें किसी की कोई शर्त नहीं चाहिए। हाँ, जो आप दोगे उससे, जिस तरीके से इस गुरुकुल ने आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, गौपालन को, खेती को
आगे बढ़ाया है, आगे भी ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। अच्छा गुरु जी, आपने गेहूं चावल को खाने के लिए मना किया, इसका कारण? देखिए, गेहूं चावल को रोगियों के लिए मना किया गया है। गेहूं भारत का मूल अनाज नहीं है, गेहूं विदेशी अनाज है। स्वदेशी की बात करते हैं, वातावरण और प्रकृति के अनुसार अन्न और मनुष्य का डेवलपमेंट होता है। और एक हमारी देसी कहावत है कि यहाँ की आपकी और नाम गढ़ी है। इसका अर्थ ये होता है कि जिस क्षेत्र में मनुष्य का जन्म होता है उस क्षेत्र में मनुष्य अधिक तरक्की करता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति उसी के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए आप समझोगे, हरियाणा के जो लोग हैं उनको अलग वातावरण है, उनके शरीर की तासीर अलग है, उनकी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि अलग है। उत्तराखंड के लोगों का अलग है, उनका आकार आप देखोगे तो हरियाणा वालों से कम है, शरीर का सामर्थ्य अलग है, बुद्धि अलग है। तो गेहूं भारतीय संस्कृति भारतीय प्रकृति का नहीं है, विदेशी मूल का है, इसलिए गेहूं को पहले हम मना करते हैं। चावल के विषय में हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा। दूसरा, गेहूं में ग्लूटोन होता है जो चिपकने का काम करता है। इस समय पूरे विश्व की आंतें खराब है, पूरे विश्व की आंतें खराब है, और आंतों की खराबी के पीछे मूल कारण गेहूं का है। जब तक मनुष्य की आंतें सही नहीं होगी, आंतें साफ नहीं होगी, तब तक विकास भी नहीं हो सकता। अभी मनुष्य भी अधूरा है, मनुष्य का जन्म 9 महीने में हो रहा है। हमारे संगठन का लक्ष्य है, आने वाले समय में देखोगे माँ के गर्भ से संतान 12 महीने में निकलेगी। बहुत जल्द ऐसा होगा, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मनुष्य का मस्तिष्क भी पूरा होगा, शरीर भी पूरा होगा, और वो बड़े बड़े आविष्कार भी करेगा और सदकर्म भी करेगा, अच्छे रास्ते के कार्य भी करेगा। जी बस लास्ट प्रश्न ये है कि कुछ औषधियाँ और पौधे जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हर जगह, तो जो मरीज हैं वो उसका कैसे क्या करें? देखिए, औषधीय पौधा प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे अगर हम यहाँ चाहें कि केसर उगा दें तो वो संभव नहीं है, वो मूर्खता है और प्रकृति के विरुद्ध है। तो जिस वातावरण में जो पौधा होता है उसे वहाँ प्रयोग करें। रही बात रोगियों की, तो रोगियों के लिए जो पौधे हम लिखते हैं कैंसर में, लगभग हर जगह उपलब्ध होते हैं। जिस क्षेत्र के हमारे पास रोगी आते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से हमने कम्बिनेशन बना रखी है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या सभी जगह कचनार हो सकती है, गिलोय हो सकती है, तुलसी लगभग भारत में पूरे में होती है। तो वही पौधे हैं जो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को पौधे उपलब्ध ना हो वो बीज लें, पेड़ लें और लगाएं। तीसरा, जो शहरों में रह रहे हैं वो उनका छांव में सुखा के पाउडर बना सकते हैं। और कुछ पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोई आप कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं? हाँ, विशेष संदेश सिर्फ इतना सा है कि अगर धरती को बचाना है तो बीज बचाना पड़ेगा। बीज के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति अनभिज्ञ है। 99% लोग बीज से दूर हैं। जो हमारे मूल प्राकृतिक बीज है जो परमात्मा ने बनाए हैं, इस सृष्टि पे जो कुछ है वो परमात्मा का बनाया हुआ है। भले ही वो बीज है हमारे, भले ही 84 लाख प्रकार के जो जीव है, मक्खी है, मोर है, कबूतर है, सभी जीव आ गए, गोमाता भी उसमें आ गई, मनुष्य भी उसी में आ गया। ये सब ईश्वर निर्मित है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा षड्यंत्र इन बीजों के साथ चल रहा है। पहले लेवल पे बीजों को हाइब्रिड किया गया और अब बीजों को जीएम किया जा रहा है। जब किसी चीज को हाइब्रिड किया गया तो उससे मनुष्य को 2 नुकसान हुए। शारीरिक क्षमता कम हुई, इमोशंस कम हुए, भावनाएं कम हुई, और उसकी जो सोच है, मानसिक सोच है, सोचने का, विचार करने का जो लेवल है वो घट गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य एक रोबोट की तरह काम करने लगा, इमोशंस लेस हो गया। उसी का परिणाम आप देखते हो कि बहुत सारे वैद्यगण, डॉक्टर, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सब झूठ पे चल रहे हैं। और बार बार हमने देखा कि ऐसे चिकित्सकों को, वैद्यों को सचेत करने के बाद भी कि आप अधर्म के मार्ग पे हैं, उनको तस से मस नहीं होता। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कैंसर के विषय में विशेष रूप से, कैंसर के रोगी के पास ज़्यादा समय नहीं होता। हम हर अच्छी चीज़ को तुरंत स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वो धर्म के मार्ग पे। हमारे भारत में एक कॉन्सेप्ट चलता है, अभी वर्तमान समय में चला है, पिछले 3-4 सालों से वो चरम पे है, डाइट सिस्टम की। एक विशेष प्रकार की डाइट है जो 4 महीने में और 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर देती है। मैंने अपने लेवल पे उन वैद्यों से व्यक्तिगत रूप से कहा कि एक रोगी मुझे दे दो
जो इस डाइट से ठीक हुआ। सार्वजनिक रूप से भी मांगा, मुझे आज तक रोगी नहीं मिला। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मांगता हूँ कि अगर बिना आयुर्वेद की या एलोपैथी की या किसी अन्य पद्धति की औषधि के खाली डाइट से कैंसर का 4th स्टेज का एक भी रोग इस देश में ठीक हुआ हो तो सामने आके बताए, और अगर नहीं हुआ तो दूसरों की जान लेने का हक किसी को नहीं है मात्र चंद पैसों के लिए। जबकि ये भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कुछ नहीं लेके जाता। कोई भी मुझे एक व्यक्ति उदाहरण दिखा दो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कोई राजा रहा हो, या कोई पूंजीपति रहा हो, या जिन्हें हम पूजते हैं ईश्वर के रूप में। जैसे हमारी संस्कृति में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेके आए थे। सिखों की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी को हम कह सकते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। ईसाइयों की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे कोई ये सिद्ध कर दे कि कोई भी एक व्यक्ति एक पैसा या कोई भी सामान लेके गया। मैं कल ही मेरे जीजा जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था, 40 साल की उम्र थी, और मैं जो देख रहा था मात्र 15 मिनट के अंदर सभी लोगों ने उनको वहीं छोड़ दिया, चल पड़े आगे। इवन डेड बॉडी भी पूरी जली नहीं थी, अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जो रीति रिवाज है उसके मुताबिक बस उसका संशय कुछ करते हैं, करने के बाद सब लोग चल पड़े। तो फिर ये पाप क्यों? ऐसा मनुष्य कर क्यों रहा है? मुझे ये पता है कि एक रोगी मेरे पास आया, 2 महीने हो गए, उसमें 10% इंप्रूवमेंट नहीं, और मैं उसे झूठ बोले जा रहा हूँ कि लो दवा ठीक हो जाओगे। ऐसा पाप क्यों? मुझे पता है, मेरी अंतरात्मा को पता है कि इस डाइट से किसी का कैंसर ठीक नहीं हो सकता, या खाली इस मिलेट से किसी का कैंसर ठीक नहीं हो सकता, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? ऐसा मुझको क्या आवश्यकता पड़ी है झूठ बोलने की, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाने की? मैं बार बार अपने रोगियों को कहता हूँ कि मेरे पास सुख के बजाय दुख ज़्यादा है, इसलिए जितने लोगों को मैं बचा पाता हूँ वो चंद मिनट याद रहते हैं, लेकिन जिनको नहीं बचा पाता हूँ वो हमेशा याद रहते हैं, उनके चेहरे याद रहते हैं। और मरने वालों की संख्या बहुत है, कम नहीं है, बहुत है। हजारों रोगी आते हैं हर महीने, उसमें 100-200 रोगी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे रोगी आते हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हैं, और 50 से 70% से ज़्यादा तो कभी ठीक ही नहीं हुए। तो जो झूठे दावे हैं कि मात्र 4 महीने की डाइट से ठीक हो, इसका आप अपने लेवल पे, क्योंकि धर्म ये कहता है कि जितना आप सदकर्म करते हो वो भी धर्म है, और अगर सामने वाला बुरा कर्म करता है उसका आपने विरोध नहीं किया तो वो धर्म नहीं, वो पाप है। उदाहरण के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का आप उदाहरण दो, क्यों उन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपने संतानों को शहीद कर दिया? आप भाई राजीव दीक्षित जी का उदाहरण दो, क्यों नहीं उन्होंने मेडिकल माफियाओं से हाथ मिला लिया होता तो शायद बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उनका होता। आप इतिहास का उदाहरण लो, अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ धर्म को बचाने के लिए कितने सारे पांडवों का वध कर दिया। तो मैं अपने चिकित्सक भाइयों को और अपने देश के और विदेश के नागरिकों को ये कहता हूँ कि जितना आपका कर्म करना जरूरी है, अच्छा काम करना जरूरी है, उतना ही जरूरी जो गलत कर रहा है उसको रोकना, समझाना, और नहीं समझे तो उसको समाज के सामने लेके आना, भले ही फिर अंजाम कुछ भी हो। अंजाम भाई राजीव दीक्षित जी का भी, उनको शरीर को समाप्त कर दिया, लेकिन वो आज भी जिंदा है हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के दिलों में। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी लोबियां घुस गई है आयुर्वेद के नाम पर, प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर, और वो ठीक उसी प्रकार से नष्ट कर देंगे आयुर्वेद को जिस प्रकार से पतंजलि के देसी गाय के घी ने घी का महत्व नष्ट कर दिया। जरूरत नहीं है पतंजलि को नकली घी बेचने की, ऑफिशियली मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है पतंजलि को नकली घी बेचने की, जितना है उतना दे दे और लोगों को प्रेरित करें कि गाय अपने घर पे रखो, तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। इसी तरीके से सभी वैद्यों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर एक रोगी बचे तो एक बताओ, और अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो कम से कम इतना साहस नहीं है कि सच बोल सके तो कम से कम वो ऑडियो वीडियो ही डिलीट कर दो, क्योंकि किसी दिन आपके घर में भी कैंसर होने वाला है। उस दिन समाज आपसे जवाब मांगेगा कि आपकी 4 महीने की जो डाइट है उससे इसे ठीक करके दिखाओ, और उस दिन वो ठीक नहीं होने वाला है। सत्य आपको पता है, अपने जमीन को जगाओ, देश धर्म के कार्य में आगे बढ़ जाओ।
बस यही संदेश है। और दुनिया का सबसे बड़ी, सबसे प्रभावी कैंसर की शोध टीम होगी, जिसमें पवित्र वैद्य शामिल होंगे। एक कारवां चल पड़ा है और प्रत्येक राज्य में उसके सम्मेलन होंगे। हरियाणा में होगा और मैं आशा करता हूँ कि शायद नवंबर में उत्तराखंड का सम्मेलन देहरादून या हरिद्वार में राजीव भाई के जो उनका जन्म दिवस भी आता है और उनका जो अंतिम दिन भी है, जिसे हम स्वदेशी दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 नवंबर को शायद उत्तराखंड में भी हो। उसकी ऑफिशियल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और प्रमाणिक रूप से आपको अगर कुछ चाहिए, आप इसको कट करके 2-3 हिस्सों में दिखा देना। तो आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। कहते हैं थायराइड कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। इवन ये भी अगर कोई क्लेम कर दे कि थायराइड ठीक हो गया तो उस पर केस भी हो सकता है। ये रिपोर्ट है थायराइड के रोगी की जो ठीक हुआ हुआ है। और ये रिपोर्ट तो कोई भी निकलवा सकता है। इसका तरीका मैं बता दूं। कोई स्वस्थ व्यक्ति की रिपोर्ट कराओ, लाके दिखा दो ये ठीक हो गया, साक्षात रोगी है सामने, इसका एड्रेस पता सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्रमाणित तरीके से मैं सभी वैद्यों से कहता हूं कि प्रमाणित तरीके से, सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ आप आगे आओ। आपका लक्ष्य पूरा होगा और देश धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा। बता दो बेटा आपका नाम, पता बता दो। मेरा नाम सोनम है और मैं नोएडा से आई हूँ। 1.5 महीने की मैंने दवाई खाई है और 1.5 महीने में मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल आया है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने ईमानदारी से मेरी बात मानी तो बिना किसी विशेष औषधि के मात्र 6 महीने में इनका 15 से 20 किलो वजन कम हुआ है। अब इनके शरीर में वजन ओवर वेट है, वो जब तक कम नहीं रहेगा तो कभी थायराइड के रूप में या कभी शुगर के रूप में, कभी हार्ट ब्लॉकेज के रूप में वो बीमारियां आती रहेंगी। और आयुर्वेद का अर्थ ये है कि संपूर्ण शरीर की चिकित्सा की जाए। और दूसरा एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कैंसर का। आप सुबह आप थे नहीं शायद, एक और मेरे पास रोगी है, संतरा देवी जी है। माता जी आप है ना? हाँ, एक मिनट आओ। सत्तो देवी। अच्छा, सत्तो देवी, सत्तो सत्तो देवी जी है। तो दोबारा से स्टार्ट कर लो, बड़ी हो गई।